रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस में क्विंटन एक आदमी को लाता है और जियाओ को बताता है कि ये आदमी वॉर ड्रैगन सिक्योरिटी कंपनी का मैनेजर हुआ करता था। इसका नाम वू हायरन है। ये वोंग साइमन के लाख मैनर वाले शेल्टर प्रोजेक्ट में शामिल था और जैंगी के पर्सनल सेफ हाउस बनाने में भी, जो उसने अपोकलिप्स से पहले बनवाया था। ये जानकर जियाओ बहुत इंटरेस्टेड हो जाती है और पूछती है, क्या तुम उस जैंगी को जानते हो? वो हायरन बताता है कि वो उतने क्लोज नहीं थे, वो बस उसका क्लाइंट था, लेकिन वो उसके शेल्टर को अच्छे से जानता है। जियाओ, जिसे शेल्टर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था, वो उससे डिटेल्स मांगती है। वू हायरन के एक्सप्लेनेशन के बाद जियाओ को पता चलता है कि वो शेल्टर उसके कंपनी ने बनवाया था और उसमें $1 बिलियन लगा था। इस पर वू हायरन कहता है, जो वेस्ट माउंटेन बेस अचीव नहीं कर पाए थे, वो रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस कर सकता है। मुझे भरोसा है कि मेरे रहते हम उस शेल्टर को बर्बाद कर सकते हैं। फिर जियाओ उससे पूछती है, तो तुम उस शेल्टर का वीकनेस जानते हो? वू हायरन बताता है कि वॉर ड्रैगन सिक्योरिटी कंपनी बहुत ही जानी मानी कंपनी थी, तो उसमें अच्छे क्वालिटी के मटेरियल्स यूज होते थे, लेकिन मैं उस घर को बनाने में शामिल था, तो मैं उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से जानता हूँ। जब तक हम उस घर के सरफेस तक पहुँच सकते हैं, तो हम बेस के बड़े व्हीकल्स का यूज करके उसके वॉल्स को कट कर सकते हैं, क्योंकि वो वॉल कोई सिंगल पीस नहीं है। हम सीम्स को ढूंढकर उन्हें कट कर सकते हैं। ये सुनकर जियाओ बहुत खुश हो जाती है और मिशन के पूरा होने पर उसे अच्छा रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस करती है कि उसे एक टीम लीडर बना दिया जाएगा। वू हायरन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसे मौका देने के लिए थैंक्स करता है। तभी जियाओ सवाल करती है कि अगर वॉल्स को कट किया जा सकता है, तो वेस्ट माउंटेन बेस अपने एक्सप्लोजिव्स के साथ क्यों नहीं कर पाए? उनके पास तो बहुत सारे वेपन्स थे। ये बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा है कि वो एक छोटे से शेल्टर को भी उड़ा नहीं पाए। क्या ऐसा हो सकता है कि वो शेल्टर के पास भी नहीं जा पाए थे? क्या जैंगी के टीममेट्स इतने पावरफुल हैं? ये सोचकर जियाओ थोड़ा कॉशियस हो जाती है और अपना फोन उठाती है। वो सोचती है इस लड़ाई में बहुत कुछ अननोन है, तो रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस का अकेले लड़ना सही नहीं होगा। हमें इसमें दूसरों को भी शामिल करना होगा, जिससे रिस्क डिवाइड हो जाएगा और हमारे रिफाइनरी बेस भी सेफ रहेंगे जब हम वहां अटैक करने जाएंगे। जियाओ मॉर्निंग ड्यू के वे दिंग हाई को कॉल करती है। उसने भी काफी इंटेल गैदर कर लिया था। दोनों को पता चल चुका था कि वेस्ट माउंटेन बेस के डाउनफॉल के पीछे जैंगी का हाथ है और जैंगी कोई आम म्यूटेंट नहीं है, लेकिन रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस की तरह वेदिंग हाई के पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं था, इसीलिए वो रैशली एक्ट नहीं करना चाहता था। जियाओ सजेस्ट करती है कि वो कोलैब कर सकते हैं, जिससे उनका रिस्क कम हो जाएगा। इस पर वेदिंग हाई कहता है, बस हम 2 बेसेस ही काफी नहीं होंगे, इसमें सबको शामिल करना होगा। जियाओ खुश हो जाती है और कहती है, लगता है हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं। चलो फिर एमराल्ड वाटरसाइड बेस और स्नो वर्शिप सेक्ट को भी इसमें शामिल करते हैं और मिलकर अटैक करते हैं। वेदिंग हाई भी ऐसा ही करना चाहता था। वो जानता था कि एमराल्ड वाटरसाइड बेस एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसे स्टील वर्कर्स और लंबर जैक्स ने मिलकर बनाया है, और स्नो वर्शिप सेक्ट एक रिलीजियस ग्रुप है, लेकिन उनके स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर वो मिलकर चारों तरफ से एक सरप्राइज अटैक करें, तो वो खतरनाक साबित हो सकता है। एमराल्ड वाटरसाइड बेस हेवनली सी सिटी के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। वहीं एक स्टील फैक्ट्री में एक आदमी अपने हाथ में ब्रेड लिए हुए था और टुकड़े करके फेंकता है। उसके सामने 2 आदमी थे जो चेन में बंधे हुए थे और कुत्तों के जैसे कर रहे थे ताकि उन्हें खाना मिले। जब भी वो आदमी ग्राउंड में ब्रेड फेंकता, वो दोनों उसके लिए लड़ने लगते, जिसे देखकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता था। वो आदमी उनसे कहता है, डायरेक्टर लियू, डायरेक्टर सन, आप दोनों तो कुत्तों से भी ज्यादा कुत्ते जैसे कर रहे हो। डिजास्टर से पहले तुम लोग तो बहुत घमंडी थे। तभी एक सोल्जर वहां आता है और रिपोर्ट करता है, बॉस, रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस वाली लड़की आपसे मिलना चाहती है और आपसे कुछ जरूरी डिस्कस करना चाहती है। ये सुनकर एमराल्ड वाटरसाइड बेस का लीडर
शिन तियान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है शियाओ होंगलियन मुझसे बात करना चाहती है, आखिर उसे मुझसे क्या चाहिए। फिर वो सोल्जर के साथ ऑफिस जाता है। वर्कशॉप के एंट्रेंस पर एक बच्ची थी और उसके साथ एक बड़ा सा डॉग था। उसका साइज भी फ्लावर जितना होगा। वो डॉग उस बच्ची को गार्ड कर रहा था। शिन तियान को देखकर वो बच्ची भागकर उसके पास जाती है और वो डॉग हाउल करने लगता है। शिन तियान बच्ची को उठाता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, बाहर बहुत ठंड है, अंदर ही रहना। अगर तुम्हें बाहर आना ही था तो वो हैट और स्कार्फ भी पहनना होता है। उस बच्ची का नाम जो लिंगलिंग था और उसका फादर शिन तियान का क्लोज फ्रेंड था जो कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया था, जिसके बाद से शिन तियान उसका ख्याल रखता है। वो लिंगलिंग को नीचे रखता है और कहता है लेले के साथ खेलो, मुझे कुछ काम है जिसे खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे साथ खेलने आऊंगा। लिंगलिंग मान जाती है और खेलने लगती है। शिन तियान ऑफिस पहुंचता है जो पहले फैक्ट्री मैनेजर का हुआ करता था। वो चेयर में बैठता है और कहता है मैं कुछ काम में बिजी था, जो भी कहना है जल्दी कहो। फिर शियाओ बताती है तुमने वेस्ट माउंटेन बेस के डिस्ट्रक्शन के बारे में तो सुना ही होगा, क्या तुम भी उसका हिस्सा लेना चाहते हो। इस पर तियान कहता है हाँ क्यों नहीं, वेस्ट माउंटेन बेस का नॉर्दर्न ईस्ट हमारा बॉर्डर है, वो तुम हमें दे दो। वैसे भी वो टेरिटरी बहुत बड़ा है, कोई अकेला उसे पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसीलिए हमें बात करके इसे डिवाइड कर लेना चाहिए। इसके लिए फाइट करके कोई फायदा नहीं है। फिर शियाओ कहती है कि एक दिक्कत अब भी है, वेस्ट माउंटेन बेस के टेरिटरी में एक पावरफुल फोर्स है जिसे हराना होगा, नहीं तो किसी को भी फायदा नहीं होगा। मेरे और वेदिंग हाई के लोगों को उसने मारा है। तियान बहुत हैरान हो जाता है और कहता है क्या वहाँ इतना पावरफुल फोर्स है। उसने ना सिर्फ वेस्ट माउंटेन बेस को हराया, साथ ही 3 और बेसेस को भी चैलेंज कर रहा है, ये तो कमाल है। इस पर शियाओ बताती है हाँ सही कहा, हमने उनके बारे में सब कुछ अच्छे से पता किया है। वो हमारी तरह बड़े से बेस नहीं है, वो लोग बस कुछ लोगों का टीम है। वो बहुत अच्छे से काम करते हैं और उनमें से कुछ म्यूटेंट्स हैं, उनकी एबिलिटीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर तियान कहता है एमराल्ड बेस वाले बिना दुश्मन के ताकत को जाने हमला नहीं करते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में क्रॉस रीजनल ऑपरेशन करना आसान नहीं होता है। इसमें हम अपना 30% पावर खो सकते हैं, वो भी बैटल के शुरू होने से पहले। फिर शियाओ उससे कहती है इसीलिए हमें एक साथ मिल जाना चाहिए। मैंने मॉर्निंग ड्यू बेस के साथ बात कर ली है और अगर तुम मान जाते हो तो हम तीनों मिलकर अटैक कर सकते हैं और हम तीनों के मिलने के बाद स्नो वर्शिप सेक्ट को भी हमारा साथ देना होगा और हम चारों को कोई भी नहीं हरा सकता। फिर वेस्ट माउंटेन टेरिटरी को हम चारों में बांट लेंगे। ये प्लानिंग मैंने मॉर्निंग ड्यू बेस के साथ डिस्कस कर ली है और ये काफी हद तक कामयाब हो सकता है। तियान को भी ये प्लान अच्छा लग रहा था, लेकिन वो थोड़ा कॉशियस था और कहता है अगर चिन शिन येन उन्हें नहीं हरा पाया तो तुम्हें लगता है हम लोग मिलकर उन्हें हरा सकते हैं, क्योंकि वेस्ट माउंटेन बेस के पास सबसे स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस थे, हम सबसे ज्यादा। फिर शियाओ बताती है उस बेस के शेल्टर को जिसने बनाया था वो हमारे साथ है, तो हम उसे बर्बाद कर सकते हैं। उसके पास उसके वॉल्स कट करने का रास्ता है और एक बार ऐसा हो जाए फिर हमें कुछ म्यूटेंट से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तियान थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि इस प्लान में पोटेंशियल तो है, अगर हम मेजर बेसेस साथ मिल जाते हैं तो लोकल फोर्स को हराना मुश्किल नहीं होगा। तियान उसे तुरंत जवाब नहीं देता है क्योंकि वो अपना एक्साइटमेंट शो नहीं करना चाहता था और कहता है मुझे कोई डिसीजन लेने से पहले यहाँ मीटिंग करना होगा और तुम्हें मुझे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा। इस पर शियाओ कहती है बिल्कुल, मैं कुछ देर में ही तुम्हें सब कुछ भेज देती हूँ। तुम्हें इसके बारे में जल्दी फैसला लेना होगा, तुम्हारे एमराल्ड बेस के लिए भी ये फायदेमंद होगा, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है और फिर उसे इंफॉर्मेशन सेंड करती है। तियान वो देखता है जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये कोई इत्तेफाक है। वहीं सेलेस्टियल ट्रिब्यूट डिस्ट्रिक्ट के स्नो वर्शिप सेक्ट के चैपल में वेदिंग हाई जिंगी जियान से कांटेक्ट करता है, पर वेदिंग हाई की कन्फ्रंटेशन एक कमांड की तरह थी, कोई रिक्वेस्ट की तरह नहीं, और जैसे सिचुएशन में वो थे वो ये रिजेक्ट भी नहीं कर सकते थे। जिंगी जियान ये सब युआन कोंगिया को रिपोर्ट करने आता है,
तभी वहाँ ग्रैंड क्लेरिक जाओ जिनुआ भी आता है और बताता है कि उसने जैंगी के शेल्टर में बहुत ही बड़े ऑरा को देखा है जो आपके पावर जितने बड़े हैं। अगर हम उसे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए मना लेते हैं तो स्नो वर्शिप सेक्ट और भी बुलंदियों तक पहुंच जाएगा। ये सुनकर युआन बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि ग्रैंड क्लेरिक लिंग फोंग, शियाओ होंगलियन और वेदिंग हाई से भी मिल चुका है, लेकिन उनके बारे में उसने ऐसा कभी नहीं कहा था। इसका मतलब है उन्होंने जैंगी के स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया था, तो ये जॉइंट अटैक बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर जिंगी जियान एक आइडिया देता है कि वेदिंग हाई हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करना चाहता है, तो हम भी उनका साथ देते हैं, लेकिन हम सीक्रेटली जैंगी का कोऑपरेशन मांग सकते हैं। अगर हम जैंगी के साथ मिलकर बाकी बेसेस का सामना करते हैं तो वो सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वहीं शेल्टर में जैंगी को एक मैसेज मिलता है। जैंगी बहुत हैरान हो जाता है। वो उसके एक पुराने क्लासमेट का था जिसके साथ वो बहुत दिनों से कांटेक्ट में नहीं था। जैंगी उसका नाम पढ़कर बहुत सरप्राइज था कि ये अब तक जिंदा है। लगता है इसके पास भी कोई एबिलिटी आ गई होगी। वो जिंग वेनान का मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा था, पुराने क्लासमेट, हम बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। जैंगी बहुत कंफ्यूज था क्योंकि ये कोई नॉर्मल वर्ल्ड नहीं था। वो थोड़ा सोचता है और रिप्लाई करता है, मैं तो ठीक हूँ। फिर जिंग वेनान रिप्लाई करता है, क्या तुम सच में जिंदा हो? लेकिन अब तक तुम जिंदा कैसे हो? मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं अब हेवनली सी सिटी के स्टील मिल का डायरेक्टर बन चुका हूँ। जैंगी बहुत हैरान हो जाता है और रियलाइज करता है कि हेवनली सी सिटी में बस एक ही स्टील मिल है, एमराल्ड वाटर साइड बेस में। तो क्या वो सच में वहाँ का लीडर बन चुका है? और बहुत संभल कर उसे मैसेज करता है। जिंग मैसेज करता है कि मेरा टाइपिंग बहुत स्लो है, तो क्या हम फोन कॉल पर बात कर सकते हैं? इसके बाद वो जैंगी को कॉल करता है। थोड़ा बात करने के बाद जैंगी हंसता है और कहता है, एमराल्ड वाटर साइड बेस के लीडर का नाम तो शिंग तियान है ना? क्या जूनियर हाई से ग्रेजुएट करने के बाद तुमने अपना नाम बदल लिया था? फिर शिंग तियान बताता है, क्या तुम्हें शिंग तियान नाम ज्यादा खतरनाक साउंड नहीं कर रहा है? यहाँ का बॉस बनने के बाद मैंने अपना नाम बदल लिया था। शिंग वेनान नाम मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। जैंगी कोई जवाब नहीं दे पाता है। जैंगी जानता था कि अगर कोई अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए नाम चेंज कर रहा है तो वो इनसिक्योर होता है। फिर जैंगी कहता है, चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। आज तुम मुझे अचानक से कॉल क्यों कर रहे हो? आखिर तुम क्या चाहते हो? फिर तियान कहता है, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था। जूनियर हाई की बात करें, तुम तब बहुत स्मार्ट थे लेकिन मैं नहीं। तुम लड़कियों में भी फेमस थे और तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे आते थे। किसने सोचा था हम फिर ऐसे बात करेंगे? इस पर जैंगी हंसता है और कहता है, तुम तो बिल्कुल वैसे गरीब जैसे बात कर रहे हो जो अचानक से अमीर बन जाता है। खैर, हम बाद में ये कैचअप कर सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता आज तुमने इसके लिए कॉल किया है। फिर तियान कहता है, तुमने रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस और मॉर्निंग ड्यू बेस के लोगों को मारा था। अब वो लोग साथ में मिलकर तुम पर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। इसमें वो हमें और स्नो वर्शिप सेक्ट को भी शामिल होने के लिए कह रहे हैं। शायद अब तुम्हारे लिए खतरा बढ़ने वाला है। ये जानकर जैंगी बहुत चौंक जाता है क्योंकि पहले उसने सिर्फ 2 बेसेस के साथ फाइट करने का एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अब 4 मिल जाएंगे तो उसका डिफेंसिव प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर जैंगी पूछता है, तो तुम मुझे धमकी देने के लिए कॉल कर रहे हो? तियान हंसता है और कहता है, लगता है तुम बहुत ज्यादा टीवी देखते हो। हम अब वॉर वाले एरा में नहीं रहते हैं। अगर हम लड़ाई करेंगे तो तुम पर सरप्राइज अटैक ही होगा। मैं बस तुम्हें इसीलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि हम पहले क्लासमेट थे, ताकि कुछ बात कर सकें। तियान सोच रहा था कि वो जैंगी को हेल्प करके अपना सक्सेस दिखा पाएगा और कहता है, एमराल्ड वाटर साइड बेस का तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, तो हम ये लड़ाई इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें शर्त माननी होगी। इसके बदले में तुम्हें हमें 10,000 किलो खाना देना होगा। जैंगी बहुत चौंक जाता है और सोचता है कि उसके बुद्धू क्लासमेट को लगता है कि 10,000 किलो खाना बहुत ज्यादा होता है। जैंगी सोचता है कि क्या ये मुझे गरीब समझ रहा है? मेरे डायमेंशन में एक शेल्फ में ही उससे ज्यादा खाना रहता है और इतना अमाउंट तो एक ट्रक को भी फुल नहीं कर पाएगा। पर जैंगी फिर भी कहता है, मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम दो।
ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तियान उसे ज्यादा प्रेशर नहीं देता और कहता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें कल दोपहर तक मुझे जवाब देना होगा। इस पर जैंगी कहता है मैं अपने पुराने क्लासमेट के साथ फाइट नहीं करना चाहता हूँ, और फिर कॉल कट कर देता है। जिसके बाद जैंगी सोचता है कि 10 टन खाना देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैंने वेस्ट माउंटेन बेस से हासिल किया उसे मैं वो दे सकता हूँ, लेकिन इतने सालों के बाद लोग बदल जाते हैं, तो क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ? थोड़ा सोचने के बाद जैंगी मान जाता है कि मैं उसे लड़ाई से पहले आधा दे सकता हूँ और फिर लड़ाई के बाद। जैंगी को अपने क्लासमेट से काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल गया था। पहला कि चारों बेसेस मिलकर अटैक करेंगे, और दूसरा ये कि ये सरप्राइज अटैक होने वाला है। पर जैंगी को अपने डिफेंसिव कैपेबिलिटीज पर पूरा भरोसा था, क्योंकि किसी भी बेस के पास चिनशिनयन जैसे कनेक्शन नहीं थे जो बंकर बस्टर मिसाइल अटैक करवा सकते हो। इसीलिए वो जैसे भी अटैक करेंगे वो उसके शेल्टर के 3 लेवल अंडरग्राउंड बंकर को कुछ नहीं कर पाएंगे, और अब तक उनकी लड़ाई जान लेने वाले लेवल तक नहीं आई है। अगर वो ये साबित कर दे कि उसे हराना बहुत मुश्किल होगा तो फिर वो पीछे हट जाएंगे। इतना सोचने के बाद जैंगी सभी के साथ लिविंग रूम में मीटिंग करता है। ये जानने के बाद कि सभी बेसिस मिलकर उन पर अटैक करने वाले हैं, सभी घबरा जाते हैं, लेकिन शिनशिन नहीं, जो कहती है मुझे नहीं लगता है ये सिचुएशन उतना भयानक है जितना लग रहा है। भले ही चारों बेसिस मिल गए होंगे, लेकिन उनका इंडिविजुअल एजेंडा भी होगा। हमारी लड़ाई सिर्फ रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस और मॉर्निंग ड्यू बेस के साथ है। बाकी के 2 बेसेस को वो अपने साथ जोड़ रहे हैं। उनका हमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, तो उनका सपोर्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। भले ही वो अपने सोल्जर्स भेज रहे होंगे, लेकिन वो हमसे वैसे फाइट नहीं करेंगे। दूसरे भी इस बात से एग्री करते हैं। अंकल यू कहता है हमारा सबसे बड़ा वीकनेस यही है कि हम कम लोग हैं, जिससे हमें मल्टी फ्रंट बैटल में काफी डिफेंस प्रेशर झेलना होगा, और उनके अटैक्स को झेलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पर जैंगी कहता है शेल्टर के पास 2 हिल्स हैं जो नेचुरल बैरियर की तरह काम करेंगे, और वहाँ का स्नो बहुत सॉफ्ट है, तो वो डायरेक्टली चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो इससे हमें अपने 120 डिग्री फ्रंटल फील्ड को गार्ड करना होगा। हम अपने फायर पावर का भी यूज इसमें करेंगे। हमारा गोल उन्हें हराने का नहीं, बल्कि उन्हें डराकर भगाने का है, और उन्हें भरोसा दिलाना है कि हमें हराना उनके लिए बच्चों का खेल नहीं होगा। और इस लड़ाई के बाद मैं उनसे नेगोशिएशन कर सकता हूँ और हमारे बाउंड्रीज को रीडिफाइन कर लूंगा, जिससे वो हम पर फिर से अटैक नहीं कर पाएंगे। फिर चुनले कहता है मान लेते हैं एमराल्ड वाटर साइड बेस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो अटैक रोकना मुश्किल ही होगा। उससे हमारा आउटर डिफेंस जल्दी टूट जाएगा और फिर हमें अंदर आना होगा। उसके बाद हमें शेल्टर के डिफेंस और बॉस के डायमेंशन गेट पर रिलाई करना होगा, और इतने बड़े फोर्सेस बनने के बाद उनके पास और भी टैक्टिक्स होंगे। क्या होगा अगर उन्हें इस शेल्टर का कोई वीक पॉइंट मिल गया तो? रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के पास बहुत सारा ऑयल और गैस का रिसोर्स है, वो बड़े मशीनरी का यूज कर सकते हैं। तो भले ही शेल्टर का डिफेंस कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ये एक बिल्डिंग ही है, क्या ये सब कुछ झेल सकता है? और उनके म्यूटेंट पावर्स का भी हमें कुछ नहीं पता है। यहाँ चुनले भले ही डरा हुआ था, लेकिन वो कुछ पॉइंट की बात भी कर रहा था, क्योंकि म्यूटेंट सबसे ज्यादा अनस्टेबल फैक्टर है। पर जैंगी उन्हें रीअश्योर करता है कि चिंता मत करो, ये सब मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तभी विंडो की तरफ देखकर फ्लावर चिल्लाने लगती है। सभी हैरानी से ये देखते हैं। जैंगी देखता है कि कोई आदमी उनके शेल्टर की तरफ आ रहा है। जैंगी फ्लावर को लेता है और बाहर उसे मारने के लिए जाता है। जैंगी बालकनी में टेलीस्कोप से उसे देखता है। जैंगी उसी ग्रैंड क्लेरिक को देखता है जो धीरे धीरे उसके शेल्टर की तरफ आ रहा था। जैंगी जानता था कि ऐसे वेदर में कोई नॉर्मल इंसान नहीं चल सकता है, वो जरूर एक म्यूटेंट होगा। लेकिन वो अकेला क्यों है और वो क्या चाहता है? अगर वो यहाँ अकेले आ रहा है तो उसे अपने एबिलिटीज पर काफी कॉन्फिडेंस होगा, या फिर उसे ऐसा लग रहा होगा कि हम उस पर अटैक नहीं करेंगे। तभी अंकल यू कुछ रियलाइज करता है और कहता है मैंने इस आदमी को पहले भी देखा है, ये स्नो वर्शिप सेक्ट का ग्रैंड क्लेरिक है। फिर जो कहती है
स्नो वर्शिप सेक्ट उसे यहाँ क्यों भेज रहे हैं। लो कैरन भी शिनशिन को लेकर वहाँ आ चुकी थी। शिनशिन बताती है कि मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से स्नो वर्शिप सेक्ट के बाकी के बेसेस के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। अगर हम उन्हें ट्रिक करना चाहते हैं तो स्नो वर्शिप सेक्ट के साथ ये कर सकते हैं। इस पर जैंगी कहता है, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन पर ज्यादा भरोसा नहीं है, ऐसे लोग आम लोगों से भी ज्यादा पागल होते हैं। फिर शिनशिन कहती है, तो क्या हुआ, हमें कौन सा उनसे दोस्ती करनी है, अगर हम उनका यूज कर सकते हैं तो क्यों ना उनका फायदा उठाया जाए। जैंगी मान जाता है और चुनने से कहता है, मोटे तुम वहां जाओ और उससे बात करो और एक हेडसेट पहन कर जाना, मैं तुम्हें क्या बोलना है यहाँ से बताऊंगा। चुनने बहुत डर जाता है और कहने लगता है, बॉस मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे बाहर भेजना चाहते हो, क्या आप मुझे मारना चाहते हो। फिर जाएंगे उसे समझाता है, तुम्हारा आइस और स्नो एबिलिटी ऐसे वेदर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं तुम्हें पीछे से कवर भी दूंगा मेरे स्नाइपर के साथ। अगर वो कोई चाल चलता है तो मैं उसे तुरंत मार दूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। चुनले समझ गया था कि जैंगी उसकी बात नहीं मानेगा, तो चुनले ही उसकी बात मान लेता है और बाहर चला जाता है। जैंगी उसे वार्न करता है कि उसके ज्यादा नजदीक मत जाना और आज हम अपने डिफेंसेस को भी चेक करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।